हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम था। सॉरी। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, यस sir. Yes, sir. चलिए चलिए। आई थिंक मेरी पहली क्लास है। 11th में मेरी शायद कोई क्लास नहीं है। आप लोगों ने मेरी अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं करी है मेरे ख्याल से। पहली क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री में। यस फिजिकल केमिस्ट्री में Yes, अभी तक sir. आपका अभी तक क्या क्या हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री में? So, mole concept, ओके। Atomic structure. atomic structure. ठीक है, मोल और एटॉमिक। यस सर। Yes, sir. मोल, एटॉमिक, गैसियस स्टेट हुआ कुछ? यही हुए हैं दो बस? Yes, sir. यस सर। ओके, मोल और एटॉमिक हुए हैं, ठीक है। पर सर इनकी शीट की डिस्कशंस पेंडिंग है दोनों की। इनकी शीट की डिस्कशंस भी नहीं हुई है, Yes, ठीक है sir. ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अभी तक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीटली आपके अभी तक दो टॉपिक हुए हैं। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कितना हो गया? Sir, periodicity, chemical पीरियोडिक bonding. टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, क्वांटम नंबर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वांटम नंबर भी हो गया। इनकी शीट्स का क्या है? सर periodicity की शीट की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है, डिस्कस्ड है, बाकी नहीं की हुई डिस्कस। ओके, और केमिकल बॉन्डिंग भी सर बीच बीच में की हुई है, सारी नहीं डिस्कस करवाई हुई। अच्छा। उसके सर केमिकल, कई टॉपिक्स छडवाए हुए हैं मैम ने, ऐसे कहा कि थोड़ी देर बाद करेंगे। अच्छा तो मतलब आपकी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट मतलब इन द सेंस के एक पूरी कंप्लीट होती है ना, जितने शीट में अपने अराउंड टोटल में आके 730 क्वेश्चंस है टोटल। नहीं सर, पूरी नहीं की हुई सर, पहली एक्सरसाइज ही थोड़ी सी मतलब छोड़ी हुई है हमने पहली भी, उसमें से कई अच्छा, टॉपिक्स चलो इनकम्प्लीट मेरे, है। यस सर। जैसे मैं आपसे कुछ टॉपिक पूछूं, ऑक्सी एसिड पढ़ा आप लोगों ने? नो सर, सर ये छडवाया हुआ है। सिलिकेट, नो सर। No, sir. सिलिकॉन्स? नो सर। No, sir. अच्छा, सिलिकेट सिलिकॉन मतलब लास्ट वाला पार्ट कराया नहीं है, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नो सर। एच बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है मतलब कुछ कुछ एमओटी और ये सब तो कर लिया होगा, एमओटी। यस सर, एमओटी वीबीटी सर ये तो कर लिया सारा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये है ब्रिज अपना अपडेट। बॉन्डिंग वगैरह इनऑर्ग, नहीं करी हुई। सॉरी क्या? सर बॉन्डिंग। यहाँ पे सर ब्रिज कई बॉन्डिंग, स्टूडेंट्स हैं अच्छा जिन्होंने ब्रिज शुरू भी नहीं बॉन्डिंग, की हुई। ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ये सब नहीं हुआ ना? यस सर, नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर बोलिए बोलिए। P3 वालों का तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, यस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। साथ जो चीज नहीं हुई वो बिल्कुल P3 और P1 और P2 मेरे को, मेरी तो पहली क्लास है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो भी टॉपिक रह गया वो पूरा ही करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीज कर लेंगे। अभी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मुझे रिडॉक्स पढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। जो चैप्टर अपन आज चालू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का टॉपिक है रिडॉक्स, ठीक है। ओके तो सर। वो टॉपिक अपन चालू करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है वैभव जैन, वैभव जैन, है ना, वैभव जैन। I'll be taking your physical chemistry and inorganic chemistry part, inorganic chemistry part, ठीक है। मैं क्या नाम से यहाँ पर लास्ट टू लास्ट ईयर मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में था, देन आई जॉइंड बंसल। मैं लास्ट 3 ईयर से बंसल में हूँ, है ना। तो ये चीज है। अब बाकी अब अपन आज क्या डिस्कस करते हैं, आज ये डिस्कस करते हैं पहले तो कि सारे टॉपिक में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे 11th में फिजिकल केमिस्ट्री, 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 11th में इनऑर्गेनिक, और 11th में फिजिक्स, 12th में फिजिकल। ये जो भी 11th 12th का पूरा पार्ट है फिजिकल इनऑर्गेनिक का, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं एक बार कि क्या कहाँ कहाँ आप इम्पोर्टेंट चीज है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान ज्यादा देना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से पूरा मैप ले रहे हैं कि क्या करना है आपने पीसी आईओसी में, किस तरीके से चलना है, ठीक है। उसके बाद अपन रिडॉक्स चालू करेंगे, और लास्ट में जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया शीट का, मोल का, सारी चीज, एक एक चीज का सोल्यूशन जैसे भी हो सकेगा मैं सारी चीज प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए अपना फोकस किस पे रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स चैप्टर पे, ठीक है। वो उसकी पूरी शीट का वो मेरे ऊपर है अभी के लिए, क्योंकि अभी मेरे को वही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बाकी जैसा भी होगा ओके सर। मेरे, है ना, गुड इवनिंग, हेलो, वो जैसा भी होगा मेरे ख्याल से दिवाली की ब्रेक्स हैं, उसके बाद में सारी चीज आपको प्लान करके बता दी जाएगी, ठीक है।
तो वैसा कोई डरने वाली बात नहीं है, जिसका जो भी नहीं हुआ सारी चीजें होंगी, है ना, वो उस चीज के लिए श्योर रहो कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सर ठीक है एक जी, चीज मैंने पूछनी थी, बिल्कुल। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए अलग से रजिस्टर लगाएं, फिर जो हमारा फिजिकल का रजिस्टर ऑलरेडी लगा हुआ है उसी में कंटिन्यू कर लें? भाई देखो, मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, आईओसी का अलग होना चाहिए, और अपना ओसी का अलग होना चाहिए। इन तीन के तीन रजिस्टर अलग अलग होने चाहिए, यस ठीक है ना। सर। तो फिजिकल केमिस्ट्री जहां पर भी आपने करी होगी उसी में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक जहां पर भी करी अलग, इन तीनों का अलग होना चाहिए, इससे ज्यादा रजिस्टर की अपन को रिक्वायरमेंट होगी नहीं, मतलब अलग अलग ज्यादा करने की जरूरत नहीं, फिजिकल एक में, इनऑर्गेनिक एक में, ऑर्गेनिक एक में, ठीक है। सर होमवर्क भी फिर इसी में ही करना है, इन्हीं नोटबुक्स में? सारी चीज बिल्कुल, होमवर्क भी दिया जाए तो इसी में करो, शीट का बली से एक, अगर अगर आप अटेम्प्ट पूरे करते हो, डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट क्या क्या करते हो। एक्सरसाइज 1, जेई मेन और जेई एडवांस, ये प्रायोरिटी रहती है। ये करने के बाद डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप एक्सरसाइज 1 जैसे मोल है, अब मोल में आप लोगों ने अभी पढ़ तो लिया है मोल, 108 सवाल है पहली एक्सरसाइज में, देखे सबने, यस सर। है ना, 108 सवाल है एक्सरसाइज 1 में ही, बिल्कुल ठीक है। तो वो सवाल उसमें सब कुछ आ गया। मोल, एक पार्ट मोल का हो गया, एक पार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स का होता है, और लास्ट वाला इडियोमेट्री होता है, ओलियम होता है। इडियोमेट्री ओलियम पढ़े हैं आपने, यस सर। है ना, यस इडियोमेट्री यस ओलियम सर, वॉल्यूम सेंटर। इडियोमेट्री तो पढ़ा सर, ओलियम नहीं पढ़ा। बेटा ओलियम के भी पढ़ा है सवाल है, ओलियम। पढ़ा है हाँ, सर। हो सकता है कि कुछ ने नहीं पढ़ा हो, कुछ ने यस एक सर, ही। क्योंकि सर हम सब अलग अलग बैचेस से हैं ना। अच्छा, सर कोई दिक्कत। पीछे बैच वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ ये। अच्छा, तो नहीं, जिनके मोल हो गया उन्हें ओलियम, ऐसा तो नहीं हो सकता उन्हें ओलियम नहीं पढ़ा हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मोल किन किन ने कर लिया और ओलियम नहीं हुआ उनके, करेक्ट ऐसा सर, बता। P3 वालों ने भी ओलियम। पी थ्री में कौन पढ़ाता है? से प्रतीक सर ने कराया था। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओलियम के वैसे सवाल हैं शीट में, है ना, आपने अगर शीट देखी होगी तो ओलियम के सवाल हैं, ठीक है। तो मोल में ही आता है ओलियम भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा टॉपिक भी कहोगे वापस तो सारी चीज पढ़ा दी जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अपना मेन एम क्या है? रिडॉक्स। रिडॉक्स में पूरी चीज करनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन पैटर्न चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन करते हैं। पहले एक बार मैं टॉपिक के बारे में सारा आपको बता दूं एक बार, कि क्या क्या टॉपिक में कितने कितने लेक्चर लगने हैं, पूरा 11-12 का, पूरी फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको 11-12 का मैप बता देता हूँ, कि कहाँ पर क्या करना है, किस चैप्टर में ध्यान देना है, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। सारी चीज आपको, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप डिस्कस करना, ठीक है ना, बताना मेरे को, ठीक है जी। फिर रिडॉक्स चालू करते हैं अपन, ठीक है। तो देखे 11th में और 12th में, ठीक है। 11th-12th में अपन पीसीआईओसी की बात करते हैं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है बेटा मूल कंसेप्ट आता है। क्या आता है? मूल कंसेप्ट। सेकंड चैप्टर जो आपका होता है वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड चैप्टर होता है आपका गैसीय स्टेट होता है, ठीक है ना, गैसीय स्टेट, जिसमें दो पार्ट होते हैं, आइडियल गैस होता है एंड रियल गैस होता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट होता है आपका केमिकल, सर केमिकल आप इक्विलिब्रियम। येलो की जगह कोई और पेन यूज कर सकते हो, आंखों में लग रहा है ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। श्योर 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 श्योर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम। फिफ्थ आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। फिफ्थ आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर आता है आपका रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और फिर आता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये है आपका 11th का फिजिकल का पार्ट। 12th में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद पढ़ाया जाता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बाद पढ़ाया जाता है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बाद आपका जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर पढ़ाया जाता है सरफेस। ये तो आपका क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। अब देखो इसमें एक एक चैप्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ किसमें क्या करना है, समझना ध्यान से। 11th और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री कनेक्टेड होती है, ध्यान रखना ये चीज। कनेक्टेड से मेरा क्या मतलब है? अगर आपकी 11th बेकार है तो आपकी 12th कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कनेक्टेड का मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? 11th से रिलेटेड 11th का एक एक कंसेप्ट 12th में वापस यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका रैंडम बीच में,
है ना, वहां पर इंस्टेंस आएगा, रैंडम बीच में उनके कंसेप्ट यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है, बेस तैयार कर लो जो तैयार होता है 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखें हमेशा कि अगर हमारी 11th अच्छी होगी तभी जाके हमारी क्या हो पाएगी, 12th अच्छी हो पाएगी, ठीक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला चैप्टर आता है मोल कंसेप्ट, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। ये क्या है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। बेस मतलब ये समझो कि मोल, एडवांस में आपने सुना होगा, जेई एडवांस में मोल से डायरेक्ट सवाल नहीं आते। जेई एडवांस में मोल से डायरेक्ट सवाल आना बंद हो गए 5-6 साल से, लेकिन पॉइंट ये है कि मोल हर जगह यूज होता है। ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जहां पर मोल का जिक्र ना हो, ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जहां पर मोल का जिक्र ना हो। सारे चैप्टर में मोल आएगा ही आएगा। तो मोल है बेस हर चीज का पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मोल सबसे अच्छे से होना चाहिए, सबसे अच्छे से, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी कि आप में नींद में भी आपसे पूछें तो आप मोल के सवाल सॉल्व कर पाओ, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए मोल की, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये अलग चैप्टर है, ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड मतलब सब चैप्टर से अलग चैप्टर है, कोई इसका चीज आगे यूज नहीं आती इतनी फिजिकल केमिस्ट्री में। कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट चैप्टर है, इसको आप सीक्वेंस वाइज कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्वांटम होता है जो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी अगर उठा के देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो लास्ट में क्वांटम नंबर दे रखे होते हैं जो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने एटॉमिक में सबने अपना श्रोडिंगर पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक, श्रोडिंगर Yes, वेव sir. इक्वेशन। यस Yes, सर। sir. तो वही आखिरी टॉपिक है श्रोडिंगर का। उसके बाद क्वांटम नंबर चालू होता है जो अपन शिफ्ट करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर देते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही दे रखा है, ठीक है। फिर बात आती है गैसीय स्टेट की। गैसीय स्टेट में दो पार्ट है, आइडियल और रियल। आइडियल का कंटेंट ज्यादा है, रियल में थ्योरेटिकल है। रियल में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, आइडियल में न्यूमेरिकल ज्यादा है, ठीक है ना। और 90% या 80% आप मानो कि आइडियल होता है, और 20% आप मान लो, जो लेंथ बता रहा हूँ मैं लेक्चर की, 20% लेक्चर किसमें, रियल में लगते हैं, और मैक्सिमम किसमें लगते हैं, आइडियल में। तो गैसीय स्टेट भी अपने आप में, ये सारे 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के लेंथी चैप्टर हैं सारे, लेकिन बेस तैयार करते हैं आपका ये सारे के चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत हार्ड बोला जाता है। हार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सवाल का लेवल है वो प्योर एडवांस का हो जाता है, सोचने का ज्यादा है। आयनिक इक्विलिब्रियम में सोचने का चैप्टर है ना, थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता याद करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर सोचने का चैप्टर है, ठीक है। एडवांस में क्वेश्चन आता ही आता है, एडवांस का एक तरह से 11th में आप फेवरेट टॉपिक मानो इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम को, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाता है। रेडॉक्स, रेडॉक्स भी बहुत इजी है लेकिन बेस तैयार करता है। अगर आपको पता हो, आपने कभी ऑक्सीडेशन वर्ड सुना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड सुना है, ऑक्सीडेशन Yes, स्टेट, sir. Yes, sir. यस में सर। बॉन्डिंग, यस सर। बॉन्डिंग पढ़ ली है, सारा स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ लिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता ही। वो ऑक्सीडेशन स्टेट और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है। समझना ध्यान से, मोल कंसेप्ट के जो सवाल हैं, जो मोल कंसेप्ट में आप सवाल करते हो, वो 3 तरीके से सॉल्व होते हैं। एक होता है बैलेंस करके, एक होता है विदाउट बैलेंसिंग। आपने पीओएसी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यस सर। Yes, sir. आपने देखा होगा, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक वो हो गया, और एक तीसरा मेथड होता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जैसे मोल कंसेप्ट वैसा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, वो आता है रेडॉक्स में, वो हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये है रेडॉक्स। रेडॉक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें अराउंड 22 लेक्चर्स लगते हैं। सब डेरिवेशन, इसमें मैथ्स भी आ जाती है ना। फिजिक्स में भी आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स आता है, वो भी इसमें आता है। पूरे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ आता है। हाई लेवल का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, फिर नॉर्मल बेसिक लेवल का। हाई लेवल तो नहीं कह सकते, जैसे आपको अगर सुना हो, आपने आपने कितना डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स, और तो अभी अपन ने फिजिक्स Yes, नहीं sir. करवाया है हमको। यस सर। नॉर्मल वाला। बट पॉइंट ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन यूज आ जाती है थोड़ी सी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेशंस करेंगे अपन, लेकिन एंड में आपको बोला जाएगा ना रिजल्ट याद कर लो, लेकिन डेरिवेशन अपन कंसेप्ट के लिए पढ़ेंगे, है ना। डेरिवेशन डेराइव करेंगे पूरा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वहां पर टेंशन लेने की बात नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 22 लेक्चर्स का लेंदी है। अच्छा, टॉपिक इजी है बहुत सारे, लेकिन बड़ा ही बहुत है, इतना बड़ा है। जैसे फिजिक्स की जो थर्मोडायनेमिक्स आप देखोगे ना, वो कार्नोट साइकिल एक टॉपिक है, वहां पर खत्म हो जाती है, वहां से अपना आधा थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है, अपन उसके आगे भी थोड़ा और चलते हैं,
ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इसलिए बड़ा हो जाता है। फिर आता है थर्मोकेमिस्ट्री, ये बहुत इजी टॉपिक है, कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये थी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की बात। तो 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में किसी को अगर अभी तक आपने मोल और एटॉमिक आई थिंक पढ़े हैं सबने, कोई ऐसा बैच जिसने मोल और एटॉमिक भी नहीं पढ़ा? कोई नहीं, सबने मोल और एटॉमिक एक्सक्यूज पढ़ा मी है। सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो मोल कंसेप्ट है उसमें सर एक टॉपिक था क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, वो रहता था, वो सर कह रहे थे क्वांटिटेटिव रिडॉक्स में एनालिसिस कराएंगे। मतलब जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, यस सर, वही है ना, वही, उसको यस सर, पीओसी बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके भी सवाल हैं शीट में, तो यस सर, वो सर मतलब वो कह भी रहे थे नहीं कि हुआ, रिडॉक्स में करवाएंगे। वो रेडॉक्स में। अच्छा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, है ना। रेडॉक्स ओके खत्म सर, करके अपन मैं करा दूंगा वो, ठीक है, ठीक है ना, ओके सर। मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी के मन में, कोई टॉपिक एटॉमिक में से कुछ ऐसा रहता है, कुछ है जो भी है, अपन रिडॉक्स कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेरी है ना, अभी तो रिडॉक्स तो पूरा अपन फुल फ्लेज में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी शीट में। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो भी सवाल कराए गए उसको समझ गए, शीट में, नोट्स में, सारी चीजें शीट में, आप कोई से भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जेईई मींस ये एडवांस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, है ना, अटकोगे नहीं। अगर आप क्लास में थोड़ा सा, है ना, थोड़े से अटेंटिव हो तो हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये चीज थी मोल और एटॉमिक में, ठीक है। रिडॉक्स हम आज चालू करेंगे। अभी ये 12th की बात कर लेते हैं। लेक्चर अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो सबसे ज्यादा लेक्चर मैंने आपको बता दिया 22 लेक्चर हैं, बाकी सबके मिनिमम ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे मोल कंसेप्ट 8 लेक्चर में आपका हुआ होगा, 8 या 7 लेक्चर में, 7-8 लेक्चर लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इससे ज्यादा का नहीं सर, लेक्चर का बहुत ज्यादा लगे थे। यस सर। 1 मंथ स्ट्रेच हो गया था। यस सर, 1 मंथ। यस सर, इतना Yes, ही sir. लगा था। यस सर, 7-8 में तो समझ नहीं में नहीं हुआ था आया। सर। यस सर, और कई ऐसे नहीं, मतलब सारा नहीं समझ आया, कई कई चीजें समझ नहीं आई। 1 मंथ मोल कंसेप्ट। सर Yes, बीच sir, में 1 हमारी ना month। क्लासेस सर 15 डेज से ज्यादा, 15 डेज से ज्यादा ही था, 1 मंथ नहीं था। P2 वालों का 1 मंथ ही लगा है। P2 वालों का 1 मंथ लगा। सर P3 वालों का 28 डेज। 28 डेज, ओके। अब ये, चलो ये यार मुझे इसका आइडिया नहीं। 7-8 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा खींच के 12 लेक्चर खींच लो, मतलब 12 लेक्चर में तो सब आ जाता है, मतलब ठीक है। देखते हैं, टॉपिक भी मैं आपको एलेबोरेट करा दूंगा। आप क्या है टॉपिक भी मुझे, अब आप कह रहे हो इसमें से टॉपिक भी नहीं है, कुछ कुछ, जैसे कोई कह रहा है पीओसी भी नहीं है, पीओसी भी नहीं है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जेल्डाल मेथड होता है, ड्यूमास मेथड होता है ना, कैरियस मेथड होता है, ये पार्ट नहीं आया, ओलियम नहीं आया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कोई बोल रहा है नीचे, वो नहीं कराया। तो फिर ये सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है बेटा। कंसंट्रेशन टर्म तो आपने 7 तरह की पढ़ी होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल यस फ्रैक्शन। सर, यस इसके अलावा जो सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म होती है जो एडवांस है, जैसे ओलियम की किसी ने अभी बात करी, बेटा ओलियम एडवांस में एक ही बार पूछा गया अभी तक, लेकिन वो एक बार आया, उसके बाद टॉपिक बना दिया ओलियम का, अभी तक एक ही बार आया एडवांस में, लेकिन उसका टॉपिक बना दिया। तो इसी तरीके से होता है। खैर देखेंगे, कोई सी भी टॉपिक को अपन एक बार कर लेंगे, लिख लेंगे एक बार, है ना, स्टेट कर लेंगे उनको, फिर आप बता देना जो भी छूटेगा, ठीक है। तो अराउंड लेक्चर मैंने आपको सबके बता दिया, ऑलमोस्ट सबके सबके बराबर है। जैसे गैसियस स्टेट है 13 लेक्चर मान लो, ज्यादा से ज्यादा 13 या 12, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम आपका 8 लेक्चर का है, 8 लेक्चर 9 लेक्चर खिंचता ही है ना स्टेट। और इसमें डिस्कशन नहीं बता रहा हूँ मैं, डिस्कशन तो नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है तब वो पहले वाले की डिस्कशन चलती रहती है। आयनिक इक्विलिब्रियम अराउंड 10 लेक्चर का है। रिडॉक्स आप ये मान लो कि 8 to 9 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है ना। 1-2 लेक्चर इधर उधर हो सकते हैं, वो भी आप बात समझते हो, उसमें 1-2 लेक्चर तो इधर उधर हो ही जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया कंप्लीट, अगर पूरा डेरिवेशन एक एक चीज करी जाए, पूरी डेरिवेशन एक एक चीज की डेरिवेशन करी जाए, तो वो 22 लेक्चर्स लगते हैं क्रिस्टल क्लियर, और ये 7 लेक्चर का है, ठीक है ना, 7 लेक्चर का थर्मोकेमिस्ट्री। अब आते हैं 12th में, ठीक है ना। मैं अभी आपको केवल आइडिया दे रहा हूं, अपन को पता तो होना चाहिए क्या चीज कर रहे हैं अपन, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, क्यों अपन ये चीज बात कर रहे हैं। जब तक Yes. अपन को ये नहीं पता होगा कि अपन क्या करना है, किस चैप्टर की कैसी फील है, तो उस चैप्टर में प्रोसीड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैंने बोल दिया रिडॉक्स है, इसमें कैलकुलेशन है, तो आप पहले से ही तैयार रहोगे ना कि कैलकुलेशन है, तो दिमाग अपना उस टाइम पे, मैं बोलूँ डेटाबेस है, तो आप उस तरीके से तैयार रहोगे, तो वो चीज है, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन होता है अपना 12 लेक्चर्स का। पूरी 12th में केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 लेंदी चैप्टर होते हैं, ये 15 से 16 लेक्चर लग जाते हैं इसमें, है ना, ये लेंदी है। लेंदी का मतलब ये है कि बड़े हैं, टॉपिक भी थोड़े से हार्ड है, आप इन दोनों को हार्ड टॉपिक मान सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, लेकिन अगर एक बार समझ में आता है
तो फिर वो फ्लो बनता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है, ये 8 लेक्चर्स लगेंगे इसमें, 8 लेक्चर्स लगेंगे इसमें पूरे, ठीक है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, वरना फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी रेफर नहीं किया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक में आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना, मस्ट है। इनऑर्गेनिक में अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी के बाहर सवाल नहीं आता भाई, सीधी सीधी बात है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए, एक एक लाइन, ठीक है। तो ये मस्ट है, पेपर उसमें से आता है, इधर से उधर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो एनसीईआरटी केवल सरफेस केमिस्ट्री में बोली जाती है आपको पढ़ने के लिए, है ना, कुछ कुछ पार्ट, ठीक है। बाकी 8 लेक्चर में हो जाता है। सॉलिड स्टेट है, सबसे इजी चैप्टर है 12th का, सबसे इजी चैप्टर है, थोड़ा इमेजिनेशन वाला है, लेकिन इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड चैप्टर है। इमेजिनेशन आपको अगर नहीं भी हो पाता, अगर रिजल्ट याद है तो सारा काम हो जाता है जेईई मेन जेईई एडवांस तक का, ठीक है। सॉलिड के लिए ऐसा कहा जाता है जेईई मेंस का क्वेश्चन इसका कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, इतना सिंपल आता है। तो 12th में सॉलिड स्टेट है, ये भी अराउंड 8 लेक्चर लग जाएंगे इसमें, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन के मैंने आपको 12 लेक्चर बताई। अब बात ये आती है कि 11th बेस होगा अगर अच्छा तो 12th अच्छी हो जाएगी। अब जितने चैप्टर हो गए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा रिडॉक्स में भी बीच में आता है जो आपका नहीं हुआ, तो ये मेरी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैं पूरा कराऊंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई नया टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे रिडॉक्स ख्याल भी कनेक्टेड है पिछले वालों से? कोई ऐसा इतना ज्यादा कोई कनेक्टेड पिछले वालों से ऐसा कोई कनेक्टेड नहीं है, पूरी 11th 12 में कनेक्टेड होती है, ये कहना चाह रहा हूँ। चैप्टर तो अलग अलग हैं ओके सारे, सर। है ना, तो 11th पूरी जो है वो 12th में कनेक्ट होती है, तो इसीलिए 11th को बेस बोल रहे हैं अपन, है ना, इसीलिए 11th को क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी किसी के मन में अगर ऐसा कोई सवाल हो, अभी किसी के मन में अगर ऐसा कोई सवाल हो कि भाई के 11th में हमारी ये दिक्कत है, इसका क्या करें, या कुछ हमने पढ़ा, अभी आप कह रहे हो कि मैक्सिमम जितने भी जने यहाँ पर उनके 2 चैप्टर से ज्यादा हुए नहीं है ना, 2 से ज्यादा किसी का भी नहीं हुआ है। यस Yes, सर। sir. सर पर उनकी शीट्स भी पड़ी हैं डिस्कस करने वाली। हाँ, यस सर। शीट भी है, मेन चीज तो वही है, मेन चीज सर तो वही है ना, मेन चीज तो वही है, तो शीट करना तो जरूरी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो अपन को बोला गया है काम वो करते हैं, रेडॉक्स के बारे में, ठीक है ना। रेडॉक्स चैप्टर अपन चालू करेंगे, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर का नाम है टॉपिक रेडॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पैटर्न ये बताओ कि किस तरीके से करते हो, किस तरीके से, मतलब क्या स्क्रीनशॉट लेते हो या साथ साथ में नोट करते हो? सर साथ 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 में सर स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, साथ साथ भी करते हैं। नहीं, सर दोनों, स्क्रीनशॉट सर जिसका जैसे मन करता है वैसे सर दोनों ही करते हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर बच्चे। एंड में लास्ट में स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। कोई एक ठीक है, बच्चा तो ले लेता है फिर ग्रुप में भेज देता है। हाँ, तो वो एक जना जो भी है वो मेरे को भेजे, ठीक है ना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। फिर एक जना कौन है जो एक वॉलंटियर आ जाओ जो स्क्रीनशॉट ले लेगा और फिर मेरे को भेज दे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। 2 जने यहाँ पर, अल्पाश खान, ठीक है, सानवी, आप दोनों में से कोई भी एक भेज देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक जना मेरे को भेज देना, मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे को एक जना भेज देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है जी। चलिए, रेडॉक्स चैप्टर है, चालू करने जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ध्यान से देखें भाई। सबसे पहली चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज रेडॉक्स में जो आती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों चीजें पढ़ी हैं, अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया पूरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में जरा डिफरेंस बताएं मेरे को, तो कोई ऐसा है यहाँ पर कि डिफरेंस बता दे? सर P3 में नहीं करा हुआ। P3 में केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, P1 P2 में हुआ है, जहां पर भी हुआ है, जिससे भी हुआ है, नॉर्मल बताएं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता? बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए, सुना तो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सुना है यार, केमिकल बॉन्डिंग में इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ऑक्सीडेशन तो निकाला ही होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर मान के चल। ऑक्सीडेशन नंबर तो वो होता है जिसमें मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम अपना डोनेट करता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सुने ध्यान से, मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी को कुछ भी नहीं पता, अपन बिल्कुल बेस से चल रहे हैं, ध्यान से देखें क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखें साथ में, फिर इसको समझते हैं। लिखना भाई, इट इज द hypothetical hypothetical it is the hypothetical or
the, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Real charge, it is the hypothetical or real charge which appears on an atom after breaking the bond and shifting the electron to the more, En का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना? अब ध्यान से डेफिनेशन तो अपन ने लिख दी है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो भी तो समझना है ना? इसका मतलब क्या है वो भी तो समझना है। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन OS भी बोलेंगे कहीं कहीं पर, है ना? इट इज द हाइपोथेटिकल वर्ड का मतलब समझते हो ना सब? हाइपोथेटिकल, Yes, sir. Imaginary. हाँ, फिक्टियस भी बोलते हैं, फिक्टियस चार्ज या हाइपोथेटिकल, ठीक है। और रियल चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम के ऊपर होगा। हाइपोथेटिकल होगा तो भी एटम के ऊपर, रियल होगा तो भी एटम के ऊपर मानेंगे। आफ्टर ब्रेकिंग, क्या ब्रेक करके? बॉन्ड ब्रेक करके। अब जब बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है सबने, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्या बोलते हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? सुना होगा सबने, टेंडेंसी टू Yes, sir. अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ Pair इलेक्ट्रॉन। electron towards itself. हाँ, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना? तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। अब ध्यान से बात समझना, ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को। क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो A बॉन्ड B एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या बोला मैंने? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है। कौन सी शेयरिंग से? इक्वल शेयरिंग से, ठीक है ना? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मान लो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझे, ठीक है। और NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये A और B में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है? वो B की ज्यादा है A से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी ज्यादा है? B की ज्यादा है A से, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। और नीचे मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया NaCl। अब डिफरेंस समझना, जब NaCl को आप तोड़ोगे तो क्या बनता है? Na प्लस और Cl Cl माइनस। तो ये जो Na प्लस है और Cl माइनस है, ये पता है कौन से चार्ज है? ये है रियल चार्ज। ये क्या है? रियल Real. चार्ज। लेकिन जब आप किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को आप यहाँ पर ब्रेक करोगे, जैसे मैंने मान लो A बॉन्ड B है ना, इसको जब मैंने ब्रेक करा, ऊपर ही लिख दूं, यहाँ पर मैंने जैसे इसको ब्रेक करा, तो ब्रेक करने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ये पार्शियल बोलने का क्या मतलब है? एक्चुअल में ऐसा होता थोड़ी है, कोई चार्ज होते हैं, मानते हैं अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए, मानते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्टेड रहता है ना, इधर की साइड आपने पढ़ा होगा, थोड़ी इधर की साइड शिफ्टेड रहता है इलेक्ट्रॉन। तो अपन Yes. मानते हैं अपनी तरफ से, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि भाई B के ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, A के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो, ये पार्शियल वाले हो गए हाइपोथेटिकल चार्ज, और नीचे वाले हो गए Na+Cl- वाले रियल चार्ज। तो बॉन्ड को ब्रेक करा तो किधर की साइड शिफ्ट हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। NaCl में भी आपको पता है Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम A और B के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो बॉन्डेड पेयर है उसको हम किसे दे देंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देंगे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देंगे, ठीक है। A पे कितना चार्ज आएगा? +1 आएगा। B पे कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो क्या है? इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, जो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। तो अब समझना बात को। H2O तो सबने सुना होगा, प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पर अगर ऐसे बनाता हूँ H2O, ठीक है, अभी लोन पेयर ये सब नहीं लगा रहे हैं, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। पेज नंबर 1 नोट नहीं करा क्या? नोट करो।
करते रहो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना जब हो जाए, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीक पे आ जाऊँ। कर लिया सर। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो अपने ए और बी कोवेलेंट बॉन्ड है, इनको आपने इक्वली तोड़ा है कि मींस ज्यादा बी की तरफ गया और ए की तरफ कम गया है? इक्वली तोड़ने का आपका क्या मतलब है? बॉन्ड को इक्वली कैसे तोड़ते हैं? पहले सर तो आप ये मतलब बताओ। हाँ सर एक्चुअली ना मैंने अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं की है ना, तो इस करके मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है इसमें बेटा, रेडॉक्स में केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो आप। ठीक है, एक दो चीजें हैं स्ट्रक्चर वाली जो आती है वो मैं बनाना बता दूंगा, या वापस आपकी केमिकल बॉन्डिंग होगा तो हो जाएगा। रेडॉक्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने थोड़ा बहुत नहीं करा हो तो दिक्कत आए, कुछ भी नहीं आएगी दिक्कत, मैं सारी चीजें वापस से ही बताऊंगा। तो बॉन्ड तो आप समझते हो ना, कोई सा बॉन्ड बनता होगा, बॉन्ड तो समझते होंगे ना। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको पता है ना। यस सर। तो बस यहाँ पर ये है कि अपन ने बॉन्ड को ब्रेक करा। बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं? एनर्जी देके। ठीक है ना, बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं? एनर्जी देके। तो आपको ये मानना है कि ए और बी के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मान लो, है ना, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो इसके बीच में बॉन्ड जो बना हुआ है उसको आपने बॉन्ड को तोड़ा। तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे ना, बॉन्ड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाना चाहिए? जो ज्यादा खींचेगा। खींचने वाला कौन है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो किसकी तरफ चल जाएगा? बी की तरफ। ठीक है, ओके सर। समझ गए? ठीक है जी, चलिए आए नेक्स्ट पे। ठीक है, ये है प्योर आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अब ऐसे समझना, वाटर एक प्योर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। सोचो, इसको जब मैं तोड़ूंगा, है ना, इसको जब मैं तोड़ूंगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन के ऊपर -1 चला गया, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चला गया। इसको तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर वापस -1। यस समझ सर। रहे हो बात को? इसी तरह से ये कौन से चार्ज आपके रियल चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज है? हाइपोथेटिकल चार्ज है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये अपन अपनी तरफ से लगाते हैं। ठीक है, अब बात यही जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये कंफ्यूजन जो रहता है ना ऑक्सीडेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, भैया बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस ही नहीं पता होता, पूरी 11th 12th खत्म हो जाती है कि डिफरेंस क्या है, सब एक ही मान लेते हैं। अच्छा, एक अपन भी मानेंगे, लेकिन पहले डिफरेंस समझेंगे, फिर उसके बाद में एक मान लेते हैं। एक क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नीट में, यहाँ पर मेडिकल के भी बच्चे होंगे ना बहुत सारे, है क्या? यस सर। है ना, मेडिकल के भी बच्चे। एक बार मेडिकल में ऐसा सवाल आ गया ओरिएंटेड इससे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, तो जिन लोगों को ये नहीं पता होगा ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या था, तो वो 2006 में नहीं कर पाए वो क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो डिफरेंस पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखें डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OS बोल रहा हूँ और ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON बोलूंगा। ठीक है ना, OS और ON बोलूंगा। ठीक है जी, देखें अब क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन से समझना बिल्कुल। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इंटीजर। ऑलवेज क्या होता है? इंटीजर। अब इंटीजर या तो क्या बोलेंगे, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट ऑक्सीडेशन नंबर may be integer, may be फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज एन इंटीजर, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बट ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, समझना बात को। ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक एटम के ऊपर चार्ज ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक एटम के ऊपर चार्ज ही है, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक एटम के ऊपर चार्ज होता है। ये टर्म लगभग बराबर है, एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, क्या डिफरेंस है? कि वो हमेशा इंटीजर होता है, या तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या जीरो हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है सब सेम। ये सारी चीजें जो चार्ज निकाल रहे हैं,
NaCl में Na के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो +1। Cl के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। माइनस। समझ रहे हो बात को? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, और डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। समझ रहे हो बात को? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस सर डिफरेंस इसका को और क्लियर एग्जांपल कर। देना। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, है ना, आराम से, है ना, सारी चीज मैं करा दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पहले सुनते जाएं, फिर कोई दिक्कत लगे तो बोले, ठीक है ना। Fe3O4, ठीक है, समझे बात को? Fe3O4 ये दो चीजों से बनता है, FeO, Fe2O3, Fe2O3 और FeO, ठीक है। अब एक बात समझे, Fe के ऊपर होता है +2 और Fe2O3 में इधर होता है +3, ठीक है। Fe3O4 बेसिकली किससे बनता है, FeO और Fe2O3 से, ठीक है। FeO को क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ये क्या होता है, फेरस। नाम से अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये होता है फेरिक, ये होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। अब समझना डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर का। एक बात समझना, जब आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोगों को शायद आता है मेरे ख्याल से निकालना, अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। क्या करते हैं समझना ध्यान से, एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर टोटल चार्ज, ये डिफरेंस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। अब मेरे को एक बात बताओ, Fe3O4 किससे बना है, FeO और Fe2O3, तो टोटल चार्ज कितना होगा, ये बताओ, टोटल चार्ज कितना होगा। इधर एक Fe के ऊपर कितना है, +2, इधर एक Fe के ऊपर कितना है, +3 +3, तो दो Fe के ऊपर कितना हो जाएगा, +6 ठीक है, और उधर +2 था, तो ये हो गया टोटल 8 टोटल चार्ज। टोटल एटम कितने, टोटल एटम इधर एक Fe है, इधर दो Fe है, टोटल एटम कितने, 3। समझ रहे हो, Fe के बारे में ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो समझना क्या आया, ये 8/3 आया। अब ये 8/3 जो है ये फ्रैक्शन में आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन अगर आपसे पूछा जाए Fe3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, +2 +3। समझ रहे हो डिफरेंस? यस सर अच्छा, जो ये मैंने एवरेज करके निकाला है, आगे आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आगे आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस क्लियर है कि 8/3 आया, 8/3 आया तो वो एवरेज होता है, वो हो गया 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 +3। अच्छा, ये बात भी है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन किससे बन रहा है, आपको अभी पता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। ये एक सेट एग्जाम्पल लिया आपको बस ये डिफरेंस बताने के लिए कि देखो ये 8/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और इधर +2 +3 आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सबको? कोई कुछ पूछ रहा है? सर आपने यहाँ पे 8 क्यों लिया, टोटल चार्ज कैसे आया ये? आप देखो एक Fe के ऊपर कितना है, एक Fe के +2 है ना, और इधर इधर जो है दो Fe है ना, एक के ऊपर कितना है, +3। अब आपको कैसे पता चलेगा किस पे क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों ने बॉन्डिंग वॉन्डिंग में मान के चल रहा हूँ किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सीखेंगे ना। अभी तो मैंने बताया आपको कि इधर एक Fe के ऊपर क्या है, +2 है, इधर एक Fe के ऊपर +3 है। अगर एक के ऊपर +3 होता है तो दो के ऊपर कितना होगा, 6। अगर दो के ऊपर इधर तो +6 हो गया, इधर +2 है, तो +6 और +2 कितना होगा, +8 ही होगा ना। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 8। एटम कितने हो गए, इधर दो Fe हैं, इधर एक Fe है, तो एटम कितने हो गए, 3। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम। ये फॉर्मूला आपको याद भी नहीं रखना है, चिंता मत करो, है ना। अभी अपन आपको ये चार्ज निकालना, एक लेक्चर 2 लेक्चर बाद आपने मैंने जो चार्ज लिखे ना वो भी आ जाएगा आपको, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को भी नहीं पता, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए ये समझ में आया, एक एक चीज यहाँ पर पता चल रही है क्या हो रहा है,
ठीक है, बोलो भाई, ऐसे चुप चुप मत, यस सर। ठीक है। क्लास में ऐसे जिंदा लाशों की तरह नहीं बैठना है भाई, बोलते रहो, जिसको दिक्कत है तो पूछो, सवाल पूछने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो पूछना है पूछो, बोलो। सब क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, है ना, नोट कर लिया ये पेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे चलें। यस सर। यस सर। सर ठीक है, अब देखो भाई, अब रिडॉक्स पढ़ने के लिए अपन को कुछ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ने के लिए कुछ रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, और ये रिजल्ट आपके आगे पूरे टाइम तक, पूरे 11th 12th में बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काम आएंगे, फिजिकल में भी आएंगे, ज्यादा वैसे इनऑर्गेनिक में आएंगे, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो पूरी पीरियोडिक टेबल में भी आपने पहले देखे होंगे, लेकिन मैं वापस से बता रहा हूँ। पहला रिजल्ट सुनना ध्यान से, द ऑक्सीडेशन, अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, डिफरेंस तो पता चल ही गया ना आपको, अब टेंशन मत लेना कहीं पर भी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या हुआ इसका मतलब, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट क्या होता है भैया, बोलो, फ्री एलिमेंट क्या होता है? जो किसी और बॉन्ड ही बना रखा जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। अच्छा, जो O2 कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। O2 फ्री होगा नहीं होगा ये बताओ, चलो ये तो फ्री एलिमेंट तो है नहीं, फ्री मॉलिक्यूल बोल दूं मैं, यस O2 और सर। यस सर समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्री एलिमेंट है, लेकिन कंसीडर सारी चीज करेंगे, देखना ध्यान से। O2 ले लिया मैंने, अच्छा Fe ले लो, ये तो फ्री एलिमेंट है। यस सर यस सर। Pu ले लिया, Zn ले लिया, है ना, H2 ले लो, Al ले लो, N2 ले लो, ये सब क्या है, और किसी के साथ तो नहीं कर रहे ना ऐसे। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट, और मॉलिक्यूल भी आ गया, सब कुछ आ गया, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिए। ऐसे जो होते हैं ना, जो ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, ठीक है, समझ रहे हो बात को, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। एक पहला पॉइंट है, एक एक करके बस पॉइंट समझते जाओ, फिर आपसे निकलाएंगे भी, प्रैक्टिस भी करवाएंगे पूरी, बस पॉइंट समझते जाओ। सेकंड पॉइंट सुनना ध्यान से, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी, ये भाई जिसके भी डिस्टरबेंस आ रही है ना, मैं बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना, ये डिस्टर्ब माइक जिसका भी ऑन रह जाता है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा बाहर निकालने में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट will be its group number in periodic table, PT मतलब in periodic table। कौन सा ग्रुप नंबर? अच्छा, ग्रुप नंबर जो अभी प्रेजेंट वाले नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले नहीं, आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, मेंडलीव भी पढ़ा होगा थोड़ा सा तो, यस सर। यस है ना, मेंडलीव भी पढ़ा होगा। पहले क्या, पहले ग्रुप नंबर पता है कैसे चलते थे, जो पहले ग्रुप नंबर ऐसे चलते थे, ध्यान से देखना, पहले ग्रुप नंबर कैसे चलते थे, ऐसे बोलते थे अपन, जैसे जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला ग्रुप है ना, उसको 5th 6th 7th A करके बोलते थे ना, ऐसे पहले ऐसे चलते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, ऐसे बोलते ना। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी रेडियो एक्टिव हो गया, है ना, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। 6th A ओल्ड स्टाइल से टी पो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो रेडियो एक्टिव, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके 5th A क्या होगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये अपने पुराने वाले जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप हैं वो वाले अपन यूज करते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट will be its group number in periodic table, तो जरा आओ इस पे, ये क्या दिख रहा है, ग्रुप नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, कौन सा ग्रुप है ये बोलो, 7A। तो इस ग्रुप में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस ग्रुप में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो क्या होगा, +7
वो क्या होगा, +7 होगा। अच्छा, ये तो मैक्सिमम की बात हुई, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, +6 +6। बहुत बढ़िया, इसमें +6 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, +5 ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, है ना, लेकिन अभी के लिए शायद कुछ लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी पता नहीं है ना, मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो नहीं पता है, तो मैं अभी एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ। जैसे HClO4 सुना हो किसी ने, तो HClO4 में जो क्लोरीन है वो +7 पे रहता है। किस पे रहता है, +7 पे। किसी ने H2SO4 सुना हो, H2SO4 तो H2SO4 में जो सल्फर रहता है वो +6 पे रहता है। किसी ने HNO3 सुना हो, ठीक है, तो HNO3 में +5 पे रहता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये था एक ट्रिक, एक तरह से आप मान लो कि आपको अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता करना हो किसी एलिमेंट का, तो आपको अगर उसका ग्रुप नंबर पता है ना, तो काम हो जाएगा। ग्रुप नंबर पता है तो काम हो जाएगा, समझ रहे हो। ये तो मैक्सिमम का हुआ, अब मिनिमम का देखते हैं। नोट करो जल्दी से, पहले ये सर नोट करो। हाँ जी, बोलिए। सर HClO4 में जो ऑक्सीजन होगा फिर उसका +6 होगा। नहीं, उसका आप अभी ये कैसे बता रहे हो +6, मतलब ये कहाँ पर आप कैसे बता रहे हो, मतलब आप क्या सोच के +6 बोल रहे हो, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी सर मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है ना, समझो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि ऑक्सीजन के ऊपर +6 होगा, या आप एक गैस लगा रहे हो क्या। सर इट वाज अ गेस। ओके, तो गैस मत लगाएं अभी के लिए। क्या सारी चीजें मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये +7 कैसा है वो भी पता चलेगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, सारी चीजें पता चलेगी। अभी केवल फोकस इस चीज पे रखें कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, केवल वो धीरे धीरे करके सब पता चलता जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें। ठीक है, +6 नहीं होगा, आपका सवाल जो था +6 नहीं आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो सेकंड पॉइंट में पीरियोडिक टेबल लिखा है वो मेंडली वाला है ना। क्या चीज, मेंडली पीरियोडिक टेबल है ना, वो जो सेकंड पॉइंट में पीरियोडिक टेबल लिखा है। ग्रुप इन पीरियोडिक, आप पीरियोडिक टेबल ही लिखो ना, जरूरी थोड़ी मेंडलीव लिखे हैं, कुछ भी लिखे। आपको ग्रुप नंबर समझ में आता है ना, कि पहले ग्रुप नंबर ऐसे बोलते थे अपन, यस सर। तो वो लिख लो। इससे कोई अपन, ये ट्रिक है एक तरह से भाई, ये तो एक तरह की ट्रिक है। तो इतना कोई यहाँ पर वो मेजर वर्ड का कोई इशू नहीं है ऐसा कि मेंडलीव नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तो ट्रिक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले ग्रुप को 7 मान के कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो सारी चीजें बैठ रही हैं तो बैठ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हुआ। नो टर्न करूं, सर हम इसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं ना, किस चीज को। ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा अभी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया कहाँ है निकालना, यही चैप्टर है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पर निकाल के बता दूं, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है ना, तो आप एक्स्ट्रा ये आप किसको बता रहे हो, मैथमेटिकली क्या सब कुछ निकाल सकते हैं आप, टेंशन मतलब। अभी ये समझ में आया आपको। यस सर। बस अभी मैथमेटिकली दूसरी चीजें सोचना ही क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इधर उधर का ज्ञान आप मुझे मत दो, है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अपन का स्टेट फोकस किस पे, जो भी चल रहा है उस पे ध्यान दो, एक एक करके सारी चीजें पता चलती जाएंगी। ठीक है, जो लिखा हुआ है उस पे फोकस करो ना, वो चीज अभी ध्यान रखो। अभी मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, मेरे हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैंने अभी ये 2 पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा मैं कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पता होगी नहीं होगी, आप बस ये 2 पॉइंट याद रखो अभी। ठीक है, चलिए। और किसी के मन में कोई दिक्कत, जो पढ़ाया है उसमें से आप दिक्कत पूछें, इधर उधर तो चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट हो गया। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, ध्यान से देखना। मिनिमम, मिनिमम कैसे निकालेंगे थर्ड पॉइंट में, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8। तो जरा बताओ 5th 6th 7th A जो ग्रुप था, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, इसमें मैक्सिमम तो तुमने बता दी थी कितनी होगी, +7। मिनिमम कितनी होगी बोलो, -1। समझ रहे हो क्या बात को, -1। ठीक है, यस सर। 6th वाले में कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, +6। -2 -2 हो गया। 5th वाले में कितनी हो जाएगी,
-3 मैक्सिमम हो गई +5, मिनिमम हो गई -3, मिनिमम हो गई -3। अभी मैंने तो आपको जस्ट एग्जांपल बताए, जैसे मिनिमम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, HCl जो है ना, HCl में क्लोरीन क्या है, -1 पे है ना, ठीक है। इधर मिनिमम का क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। H2S पे जो सल्फर है यहाँ पर, ये -2 पे है। इधर क्या हो जाएगा, NH3 तो पता ही है आपको, NH3 किस पे है, -3 पे है ना, समझ रहे हो बात को। तो अभी के लिए आप बस एग्जाम्पल याद रखो। अभी मैंने तो ये भी नहीं बताया आपको कि -2 कैसे लिख दिया मैंने, अभी ये भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी अपन एक पैटर्न से चल रहे हैं ना, रूल्स, कि भाई ऐसा ऐसा होता है, अब इनको समझेंगे आगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ मैक्सिमम मिनिमम का। मैक्सिमम के लिए जो ग्रुप नंबर है वो बोल देंगे, मिनिमम के लिए ग्रुप नंबर को माइनस कर देंगे किसमें से, 8 में से। क्लियर है ये चीज? यस सर, ये हमें ग्रुप नंबर याद रखने पड़ेंगे। बेटा इसमें याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, तू बता याद रखने की क्या जरूरत है। 5 नाइट्रोजन के बाद से देख ले, अब तू बता नाइट्रोजन, अब ये 5 6 7 ये याद रखने की जरूरत है क्या? नो सर। कुछ है ना, इसमें क्या याद रखना है, कुछ है ऐसी याद रखने वाली चीज? नहीं सर, जैसा आपने वहां पर लिखवाया कि पीरियोडिक टेबल में ये वाले ग्रुप्स हैं, तो वो हमें नहीं पता। पीरियोडिक, अच्छा अभी पीरियोडिक टेबल, ओके ओके ओके, ये भी एक, अच्छा ये भी मिक्स चीज है ना। पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप नंबर, ग्रुप पीरियड अभी आपने पढ़ा ही नहीं है पीरियोडिक टेबल, ऐसा। नो सर, स्टार्ट भी नहीं 10th में पढ़ा है कि क्या होता है। हाँ ग्रुप पीरियड तो पता होंगे, ग्रुप पीरियड ये यस कौन से सर, वो तो ग्रुप में, 10th हाँ में बस पढ़ा बस, है। कोई बट दिक्कत याद नहीं नहीं है। है, पढ़े हुए हैं, याद नहीं है। तो मैंने बता दिया, एलिमेंट्स तो याद ही होंगे। यस सर। सर उनके एटॉमिक नंबर्स ऐसे नहीं याद। एटॉमिक नंबर बेटा यहाँ पर मैंने बोला कहाँ, एटॉमिक नंबर की कहाँ बोली मैंने बात, एटॉमिक नंबर का यूज आया क्या यहाँ पर कहीं? ओके एटॉमिक नंबर सर। का है ना, एटॉमिक नंबर का तो कहीं यूज आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आएगा वापस हो जाएगा, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 4th पॉइंट, समझे मेरी ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ few elements, oxidation state of few elements are always fixed in any कंपाउंड। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसी रीजन की वजह से लिखाए जा रहे हैं आपको, वो रीजन आपको अभी पता चल जाएगा जैसे अपन ये सारे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो समझना बात को, पीरियोडिक टेबल में एक सोडियम वाला ग्रुप होता है, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम पीरियोडिक टेबल में, यस सर। जिसको अभी मैं 1A ग्रुप बोल रहा हूँ। क्या होता है 1A ग्रुप, समझना ध्यान से। ली ना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम वाला लिखते नहीं, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये वाला जो ग्रुप है, इन सब में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +1 फिक्स। मतलब अब समझना बात को, क्या रूल हो गया, जीवन में कभी भी फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट कहीं पर भी दिखा तो आंख बंद करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल दोगे, +1, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये रूल ऐसे काम में आएंगे अभी तुम्हारे, ठीक है ना। पता है ये कब काम में आएगा, ये लोग कब हेल्प करेंगे, ये जो रूल है ये जब हेल्प करेंगे जब एक एलिमेंट ऐसा दिया जाएगा जिसकी तुम निकाल नहीं पाओगे देख के ऑक्सीडेशन से, तब ये हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो वो ध्यान से, जैसे सेकंड ए है, सेकंड ए में क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनमें आंख बंद करके कौन सा होगा, +2, समझ रहे हो बात को। कहीं पर भी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम दिखे, हर जगह क्या बोल दोगे, +2, ठीक है। इनके अलावा एल्यूमिनियम कहीं पर भी दिखेगा उसके ऊपर हमेशा +3, जिंक कहीं पर भी दिखेगा उसके पर हमेशा +2, और फ्लोरीन कभी भी दिखेगा उसके ऊपर हमेशा -1। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये रूल का ये पैटर्न है, ये जो रूल आपको बताए जा रहे हैं आप बस अभी फोकस इस पे करें कि रूल क्या है, बाकी चीजें मत सोचो, इतनी सारी चीजें क्यों सोचते हो तुम लोग, इधर उधर का नहीं सोचना, पहले ये पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया 4th पॉइंट।
कोई दिक्कत इसमें किसी को? नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। जिस किसी ने भी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा यार, इतनी दिक्कत नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो इतनी, ठीक है। डन है, ठीक है, चलो सर 1 मिनट। 2 हाँ minutes. बिल्कुल बिल्कुल, नोट करो, आराम से नोट करो। हो गया? डन Yes, सर। sir. ठीक है। अब देखो तुम्हारी एक प्रॉब्लम तो अभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। कौन से नंबर का पॉइंट आएगा भाई ये? अब आएगा 5th पॉइंट, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। 5th पॉइंट, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू every element present in a neutral compound is always equal to 0, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, सबने K2Cr2O7 सुना है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाम बता सकते हो इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। खैर नाम से अपन को यहाँ पर कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा जिसको नाम नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखें रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। पोटेशियम को मैं क्या मान रहा हूँ, कितने पोटेशियम है? 2 हैं, तो एक के लिए अगर मैं x मानूं तो 2 के लिए कितना होगा? जैसे इसको x मान लिया, क्रोमियम को y मान लिया, इसको मान लिया z। तो ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पोटेशियम के लिए x है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2x। एक क्रोमियम के लिए y है तो 2 के लिए 2y. और एक ऑक्सीजन के लिए z है तो 7 के लिए 7। क्या इनके ऊपर आपको कहीं पर चार्ज दिख रहा है? पूरे कंपाउंड के ऊपर कहीं पर? नो सर। इक्वल टू क्या रख दोगे? 0, ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा ऐसे देखो, इसमें से सोचो H2SO4 में, इसमें कैसे लिखोगे? 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 0, समझ रहे हो बात को? तो ये तो वो हुआ जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ऐसे करना है, ये एक रूल हो गया। अगर मान लो चार्ज आया तो क्या करोगे? जैसे मान लो C2O4 2 माइनस आया, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट आयन। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2x प्लस 4y इक्वल टू, बोलो -2। समझ पा रहे हो बात को? मान लो SO4 2 माइनस आया तो क्या करोगे? x प्लस 4y इक्वल टू -2, समझ गए? अच्छा ऐसे आया NH4 प्लस x प्लस 4y इक्वल टू +1, N3 माइनस, इसका मतलब 3x इक्वल टू -1। समझ पा रहे हो बात? ठीक है। अब एक बात समझे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट आप कभी भी बहुत कम एलिमेंट का, जिनका डायरेक्ट दिख रहा है ना, उनका ही बता सकते हो। डायरेक्ट किनका दिख रहा है? इधर देखो, ये थे ना ग्रुप वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनको अगर कहीं पर आपको लिथियम दिख गया तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे? +1। बेरिलियम दिख गया तो +2 बोल दोगे, है ना। लेकिन हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख के नहीं बता सकते, हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख के नहीं बता सकते। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका होता है स्ट्रक्चर्स। आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए।
आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका है, आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये अपन ने ऊपर लिख दिया। ये जो 5th और 6th पॉइंट है ना, 5th और 6th पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। तो मैक्सिमम तो हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट बिना स्ट्रक्चर के निकल जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी आएंगी जहां पर आपको स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे होगी, क्या होगी, वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये चीज अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख के नहीं निकाल सकते, लेकिन हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख के निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो, 5th और 6th पॉइंट को यूज करके, 5th और 6th पॉइंट को यूज करके। इतनी बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट Yes, करो sir. 5th पेज, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूल्स लिखेंगे पहले, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना अभी तक? तो जो पढ़ा है क्लियर है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए नोट करें आराम से। सर कर लिया। सबने लिख डन लिया? सर। Yes, sir. कोई कुछ कह रहा है? सर अगर हमें ये वो K2Cr2O7 में अगर हमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया होता तो हम +2 लिखते ना। ऑक्सीडेशन नंबर एक पोटेशियम का या दो का? दो का। दो का +2 हो जाता है, एक का +1 होता है। ओके सर। अच्छा, अभी अपन ने जस्ट इसके पहले एक रूल पढ़ा ना, यस सर। एक पोटेशियम का +1 होगा, दो का +2 हो जाएगा। जैसे चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात करी। अभी इन्होंने एक रूल देख के बहुत जल्दी से बोल दिया कि पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा, एक पोटेशियम का क्या होगा, +1, ठीक है। एक पोटेशियम का +1, दो का कितना हो जाएगा, +2। लेकिन अब मेरे को बताओ, आप लोग क्रोमियम के लिए क्या करोगे और ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, ये बताओ, सोचो। आपसे कोई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले या ऑक्सीजन का पूछ ले, क्या करोगे? पोटेशियम का तो कर दिया आपने, अब क्या करें? ऑक्सीजन का पड़ा हुआ है, उसको पुट करके निकाल लेंगे। कहाँ पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, मेरे को दिखाना किधर है। फिर उसको आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पीछे निकाल। लिखवाया था -2 वो ग्रुप से। एक सेकेंड, ऑक्सीजन के एक ही नहीं होता बेटा, यहाँ पर तो खैर एक का -2 होगा, लेकिन ऐसे ऑक्सीजन +1 भी शो करता है ना, +2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, -2 भी शो करता है। तो बिना रूल के, ठीक है, नहीं बता सकते। यहाँ पर तो -2 होगा, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ पर +1, कहाँ पर +2, कहाँ पर -1, कहाँ पर -2, ठीक है। मैक्सिमम जगह -2 यूज होता है, समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए तो रूल पढ़ रहे हैं। अभी आपको पोटेशियम का पता लग गया, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन का भी पता लग जाएगा, और क्रोमियम का अपन खुद निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात को? इसीलिए रूल चल रहा है। यस ठीक है सर। जी, चलो आओ अब पेज नंबर 6 पे आओ, अगले रूल पे आते हैं, अगले रूल पे आते हैं, है ना। 6 के बाद आता है 7th। अब ये बात कर रहे हैं 7th रूल है, रूल फॉर हाइड्रोजन, रूल फॉर हाइड्रोजन। अच्छा ऐसे बताओ, एक सेकंड के पीछे है ना सॉरी सर, एक सेकंड के पीछे है ना। ओके डन सर। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन के बारे में एक बात बताओ, क्या हाइड्रोजन को तुमने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा है हमेशा? सिर्फ +1 और -1 दोनों में देखा है तुमने, है ना। मतलब +1 में मैक्सिमम टाइम +1 में होता है, -1 कहाँ पर होता है? सर जब वो मेटल्स फिर के एक्चुअली साथ हो। मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ होता है तब, सब पक्का? मेटल हाइड्राइड्स में। मेटल हाइड्राइड, पॉजिटिव। मेटल हाइड्राइड वो राइट आंसर है, मेटल हाइड्राइड, है ना। वो पॉइंट समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इफ हाइड्रोजन एटम, मैं इसी के बारे में लिखा रहा हूं, इफ हाइड्रोजन इज इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी वर्ड का मतलब समझते हो? विद यस सर।
एनी मेटल। मैं बताता हूँ। बाइनरी मतलब दो। बाइनरी मतलब दो, एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, मेटल। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड विद एनी मेटल, एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मेटल। देन द कंपाउंड is called metallic hydride. Then the compound is called metallic hydride, and the oxidation number of hydrogen will be -1. Oxidation number of hydrogen will be -1 if hydrogen is present in a binary। मतलब दो चीजें होनी चाहिए, एक तो हाइड्रोजन हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेटल। एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा मेटल। ठीक है, तो हाइड्रोजन कभी भी मेटल के साथ आया तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे, मेटेलिक हाइड्राइड। और उसमें जो हाइड्रोजन होगा उसको हमेशा किस पे ऊपर रखोगे, -1 के ऊपर। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे CaH2, क्या ये मेटेलिक हाइड्राइड हो सकता है? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर सारा खेल क्लियर है। कैल्शियम तो पढ़ लिया बचपन में, अभी कैल्शियम के ऊपर हमेशा क्या आएगा, +2। हाइड्रोजन के ऊपर क्या, एक हाइड्रोजन के ऊपर -1 आएगा, दो के ऊपर -2 हो जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, ये हो गया, वो कैल्शियम हाइड्राइड हुआ। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड। बोलो, सोडियम के ऊपर +1। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? अच्छा, एक और ऐसे एग्जांपल दूं, ये तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा है क्या कभी? यस सर। यस सर। तो सोचो, देखो यहाँ पर भी तुम्हें सबका पता है, लिथियम किस पे होगा, +1। एल्यूमिनियम भी लिखवा दिया, +3। हाइड्रोजन किस पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन -1 पे 4 -4। समझ गए? इसका नाम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ गया। क्यों एक्सेप्शन में बोला मैंने? ऊपर डेफिनेशन में देखो बाइनरी लिखा हुआ है ना, यस सर। ये बाइनरी थोड़ी ना है, ये बाइनरी नहीं है ना, ये नॉन बाइनरी में आ गया, तो ये बाइनरी नहीं है। ऐसे करके और भी हो सकते हैं, NaBH4। पता है ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम कितने पे आएगा, +1 पे। और ये कितने पे आएगा, एक -1 पे। 4 कितने पे, -4 पे। ठीक है ना, समझ गए? तो अब देखो, अब बीच वाले का क्या, ये तुम्हें नहीं पता ना कैसे निकालना है, तो निकाल लेंगे। अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, 1 प्लस जो नहीं पता उसको x मान लिया। बोरोन का नहीं पता ना मुझे, मैंने उसको क्या मान लिया, x। एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना है बोलो भाई, -1। पे कितना हो जाएगा, 4 × -1 कर दूं क्या, -4। इक्वल टू क्या करूंगा, देखो कोई चार्ज दिख रहा है क्या ऊपर, 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, +3। समझ गए क्या, यस सर। +3। ऐसे ही निकालेंगे, अभी आगे ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अभी मान लो मेटल नहीं आता हाइड्रोजन के साथ, तो समझना, जैसे NH3 है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल के साथ है, नो सर। तो यहाँ पर 100% हाइड्रोजन किस में आएगा, +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो -1 एल्सवेयर, हमेशा कहीं पर भी कितने पे आएगा, +1 पे। समझ रहे हो बात को? जैसे इसमें बताओ, HCl क्या हाइड्रोजन मेटल के साथ है, नो सर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने पे हो जाएगा, +1। HNO3 देख लो, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किसके साथ किस पे हो जाएगा, +1 पे। समझ गए बात को? यस। हाइड्रोजन का रूल समझ में आया? तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली यहाँ से, एक -1 निकली, एक क्या निकली, +1। हर जगह +1 यूज करनी है, एक्सेप्ट अगर वो मेटल के साथ आ जाए। समझ गए? क्लियर है? यस सर। चलो नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। डन सर। डन। सर ये NaBH4 तो बाइनरी नहीं है, इस पे कैसे कैलकुलेट किया? वही मैंने कहा ना, ये दोनों के दोनों ही बाइनरी नहीं है ना, ये दोनों जो हैं बाइनरी नहीं है ना, मैंने बोला नहीं एक्सेप्शन में आ गए। बाइनरी के अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डेफिनेशन में तो बाइनरी लिखा हुआ है, तो बाइनरी वाले में तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक्सेप्शन में ये दो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड।
ठीक है, आ तो मेटल के साथ ही रहे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको एक्सेप्शन में बोला है, ठीक है। यस सर, ऐसा कोई और होगा? ऐसे ऐसे बेटा कंपाउंड तो हजारों लाखों हैं, पॉइंट ये कि अपने काम के कितने हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो बहुत सारे। अब ऐसे हो सकता है कि तू मुझे कंपाउंड बोल तो मैं उसमें तुझे बता दूं, ऐसे तो कंपाउंड अगर अपन यही निकालने जाएं तो ऐसे अपन 3 लेक्चर इस कंपाउंड के ही पढ़ सकते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी 2 लेक्चर पढ़ सकते हैं अपन केवल इसको, ठीक है। तो वो अलग सिनेरियो हो जाएगा वो चीज में। तो यहाँ पर उतना ही है जितना अपने को जरूरत है, ठीक है। चलिए डन करूं। यस सर। यस सर। पेज नंबर आते हैं किस पे, 7 पे। पेज नंबर आते हैं किस पे, 7 पे। रूल नंबर कौन सा आएगा भाई, रूल नंबर आएगा अपना 8 है ना, रूल नंबर आएगा 8, ठीक है। रूल नंबर 8 में अपन क्या लिखेंगे, रूल नंबर 8 आएंगे अपने रूल्स फॉर ऑक्सीजन, रूल्स फॉर ऑक्सीजन, रूल्स फॉर ऑक्सीजन। तो ध्यान से समझें, रूल्स फॉर ऑक्सीजन। अब देखना ध्यान से, पहला पॉइंट, इफ oxygen is in a peroxide, peroxide मतलब O बॉन्ड O, ऐसा अभी के लिए बस इतना ही समझो, O बॉन्ड O, peroxide मतलब O बॉन्ड O, ऐसे करके peroxide form, then oxidation state is, अगर peroxide फॉर्म में आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, ठीक है। सेकंड, समझना ध्यान से, चलो पहले इसके एग्जांपल भी बताता हूं मैं आपको। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम तो सुना ही है तुमने, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ H2O2 के बारे में तुमने मोल में पढ़ा होगा, एक टॉपिक आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यस सर। ठीक है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। H2O2 को एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें से ऑक्सीजन उड़ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं STP पे, वही आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। ये चीज बताई होगी वहां पर। देखो अब H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ध्यान से देखना, तुम्हें हाइड्रोजन के बारे में पता है क्या, सब कुछ ये बताओ मुझे। अभी देख लिया ना हाइड्रोजन के बारे में, अभी देख लिया ना, बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 पे आएगा -1 पे, जल्दी बोलो। -1 +1 कौन है ये -1 वाला, -1 कैसे, +1, अरे मेटल है क्या ऑक्सीजन, नो सर। नो फिर +1 आएगा ना, बोल तो दिया, जहां पर मेटल आया वहां पर -1, बाकी हर जगह +1, ठीक है। अब सोचो, अब ध्यान से देखें क्या करना है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, +2 ठीक है, आगे लगाया प्लस। ऑक्सीजन का पता नहीं, एक के ऊपर x माना तो 2 के ऊपर 2x, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज है क्या, नो सर। इक्वल टू कितना आ गया, 0, 2x इक्वल टू कितना आ गया, -2x इक्वल टू कितना आ गया, वही तो लिखा है ऊपर, चेक करो, यस सर। ठीक है। Na2O2, चलो Na के ऊपर कितना, +1 समझ गए कैसे, देखो ध्यान से, 2 into 1 plus 2 into x equal to 0, समझ रहे हो ना ये कैसे कर रहा हूं मैं, 2 plus 2x equal to 0, 2x equal to -2 और x equal to -1, समझ गए बात को। पेरोक्साइड समझ रहे हो, पेरोक्साइड कैसा, ऐसे देखो, और देखो एग्जांपल K2O2, BaO2, Ba पे कितना आता है, जल्दी बोलो, Ba पे कितना, +2, ठीक है। इधर पोटेशियम पे +1, देख सकते हो मेरे ख्याल से ये सारे पेरोक्साइड फॉर्म में, ये सारे क्या है, पेरोक्साइड फॉर्म में, और पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन हमेशा किस पे होगा, -1 पे। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, ऑक्सीजन -1 पे कहां पर होगा, पेरोक्साइड फॉर्म में, कहां पर होगा, पेरोक्साइड फॉर्म में। क्लियर है भाई, चलो ठीक है। एक चीज और पढ़ लेते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं, ध्यान से देखें, नोट नहीं करा था क्या, चलो नोट कर लो, आज के लिए अपन इतना ही खत्म करते हैं, है ना, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, ये पेज नोट करो। नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखें, जितने भी रूल अपन ने पढ़े हैं, जो जो चीज है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ के आए और याद हो जानी चाहिए अपन को, अभी तक जो रोज पढ़े, जो रोज याद होना चाहिए अपन को, ठीक है, तब जाके अच्छा लगेगा।
तो अच्छे से पढ़ के आए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो भी है वो मेरे को भेज देना भाई। मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ अपना 7742766429 है ना, 7742766429 वैभव। ठीक है वैभव जैन। चलिए ठीक है भाई। सर एनसीईआरटी रीड करनी है क्या? भैया मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, लेट आए थे क्या? फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक चैप्टर आएगा 12th में सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़नी। इनऑर्गेनिक में पढ़ो खुल के, ठीक है? तो क्वेश्चंस फिर रहने दे उसमें से। क्या चीज? क्वेश्चन जो होते हैं फिजिकल के एनसीईआरटी में वो भी फिर रहने दे। मेरा रीजन क्या है एनसीईआरटी मना करने का? ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में कुछ हार्ड है। एनसीईआरटी में रीजन ये है, एनसीईआरटी जिस लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी का दूर दूर तक कुछ मामला नहीं है वहां तक। तो क्वेश्चन तो आप करो ना, क्वेश्चन तो छोड़ो ही मत, क्वेश्चन तो आप लगातार एक साथ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका इतना लेवल उस हिसाब से है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, तो वो अलग चीज होती है इसलिए, ठीक है? इसलिए मना है ना। चलो भाई, मेरे ख्याल से आया हो आप सबको आज समझ में आया होगा, जो भी पढ़ा है एक एक चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर अच्छे से करके आए भाई, बस रिवाइज करके आए, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बैठे पूरा रिवाइज करके, ठीक है? चलो भाई बाय, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए बोलिए। सर पेरोक्साइड में बाइनरी होना जरूरी तो नहीं है ना? क्या चीज? नहीं नहीं भैया, पेरोक्साइड में बाइनरी कुछ ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके सर, वो आपने एग्जांपल बाइनरी वाले दी। नहीं नहीं, कहाँ पर अच्छा यहाँ पर बाइनरी वाले दिए ऐसे? यस सर। नहीं नहीं, बाइनरी वाला एक ही बार ये यूज करा हाइड्रोजन में, जहाँ लिखा नहीं वहां नहीं है भाई, है ना? कहीं पर भी आ सकता है ऐसे तो पेरोक्साइड, ठीक है? ओके सर। चलिए और कुछ, और किसी को? हाँ जी, कोई बोलिए 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 बोलिए। ठीक है ना? चलो भाई, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, टाटा, बाय बाय सर। बाय बाय।